हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशु है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो इस चैनल पे यार पहली बार आया, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं माल्टा रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज देख रहे हो आप, अगर इनमें से कोई सी भी आपको लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने अपना जो है ईमेल एड्रेस डाल दिया और आप मुझे फेसबुक पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बेसिकली एक इंटरव्यू है एक पर्सन के साथ मेरा। और वो यूएस में इस टाइम, और काफी टाइम से ये इंटरव्यू पेंडिंग था। तो जो भी सोच रहे हैं यूएस जाने की या फिर बाहर कंट्री में, है ना, किसी लाइक स्टूडेंट वीजा के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हो आप, या कैसे भी जाने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली स्टूडेंट थ्रू की जाने की कोशिश कर रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हो आप, जैसे आप मास्टर किसी मास्टर प्रोग्राम में जाना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो और स्कॉलरशिप लेना चाहते हो फ्री में यूएसए में खासकर, तो आप इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मानिक फॉर कमिंग टू माय चैनल। थोड़ा सा आप प्लीज अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो और अपने बारे में बता दो क्या कर रखा है आपने, और बाकी क्वेश्चंस तो बाद में पूछेंगे। थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू अंशुल, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम मानिक है, जैसे अंशुल ने बताया। और मैं हरियाणा का निवासी हूँ। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग जो है कुरुक्षेत्र शहर में की है। और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया अपनी बीएससी फिजिक्स करने के लिए। उसके बाद मैंने गुजरात में आईआईटी गांधीनगर से अपना एमएससी फिजिक्स किया। और फिर एक साल फेलोशिप करने के बाद मैं अब पीएचडी के लिए यूएस में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मानिक। तो आपने पीएचडी करी है आपने आईआईटी गांधीनगर से, राइट? जी। ओके ओके ओके। ये कितना टाइम की होगी पीएचडी, सॉरी पीएचडी करो, मास्टर सॉरी, है ना? हम्म। मास्टर तो डिग्री करते हैं आप किसे? मेरी मास्टर्स 2 साल की थी। 2 साल की? ओके जी। ओके ओके। ठीक है, उसके बाद फिर आप यूएस में? जी हाँ। 2 साल मास्टर्स करने के बाद मैंने 1 साल फेलोशिप पे काम किया, रिसर्च किया। अच्छा और फिर उसके बाद मैंने अच्छा। पीएचडी के लिए यूएस में अप्लाई किया। ओके ओके, तो मतलब 2 साल की आपकी मास्टर थी और 1 साल आपने इंटर्नशिप करी तरीके से, सॉर्ट ऑफ। जी हाँ। टोटल 3 साल लगे उसमें थी? अच्छा, ओके हाँ। ओके। ठीक है ठीक है। तो आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बता ही दिया। तो अब जो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानिक, वो आपसे ये है कि आपने जो है, आप शायद पीएचडी करने गए, राइट, यूएसए में? जी जी। तो वो आपको कैसे मिली? किसी ने आपको मदद करी, आपने खुद ढूंढी? हम्म। कैसे, किस तरीके से आपने स्टार्ट कर दिया? शुरू से बताइए कि कैसे आपने ये जो ये आपका सफर है कैसे स्टार्ट हुआ? हम्म। तो जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अपनी बीएससी फिजिक्स कर रहा था, तभी आखिरी साल से ही मुझे एक रिसर्च का एक जज्बा सा था कि कुछ करना है। तो मुझे एक बड़ी हम्म, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक बायो नैनो फोटोनिक्स लैब में काम करने की। वहां पे मैंने अल्ट्रासाउंड और ये जो मेडिकल इमेजिंग की जो फील्ड है उसको एक्सप्लोर किया, हम्म, उसको जाना समझा। और फिर जब मैं मास्टर्स इन फिजिक्स कर रहा था आईआईटी गांधीनगर में, तब मैंने हम्म, वहाँ पे एक म्यूज लैब के नाम से एक लैब है जहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड के विषय में रिसर्च किया। ब्रेन कैंसर के ऊपर रिसर्च किया, अल्ट्रासाउंड से कैसे ब्रेन कैंसर को ढूंढना है। तो उसी को अपनी मास्टर थीसिस को बढ़ाते हुए ही मैंने फिर 1 साल फेलोशिप की। और उस फेलोशिप के जरिए मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ, इतना रुचि आई इस विषय में कि मुझे लगा कि अब पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। और हम्म, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे मेंटर्स, सब ने मुझे इस बात का सुझाव दिया कि हाँ, कि जितना मैंने काम किया है उस काम के हिसाब से मुझे यूएस में जरूर जाना चाहिए और इस विषय पे और पढ़ाई करनी चाहिए। हम्म। तो मतलब जो आपको एडमिशन मिला है, मतलब उन्होंने काफी मदद करी, जो आपके जो प्रोफेसर थे आईआईटी में? जी जी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी इंडिया में डायरेक्टली खुद अप्लाई कर? मैंने किसी एजेंट को कभी अप्रोच नहीं किया। अगर जितना भी जो वीजा का प्रोसेस है या एप्लीकेशन भरने का हम्म, प्रोसेस है या फिर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना, लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना, अपना हम्म, सीवी बनाना, रेज्यूमे बनाना, ये सब काम अगर कोई चाहे तो खुद से कर सकता है, किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। मैंने कभी किसी एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया और खुद से सब कुछ किया। तो दोस्तों बिग क्लैप। तो आप देख सकते हो, अगर आप में खुद में जज्बा है और एक जुनून है, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने में सक्षम हो, आप खुद अप्लाई कर सकते हो, खुद सर्च कर सकते हो सारी चीजें, खुद अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो, है ना, और खुद सारा अपना सीवी वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप खुद, अगर आप में खुद जुनून है, जज्बा है। एग्जाम्पल आपके सामने दोस्तों।
तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है मानिक, वो ये है कि क्योंकि काफी इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं मेरे ऊपर, और कुछ ईमेल्स भी आए थे कुछ रिसेंटली। हम्म। जो यूएस का जो इमिग्रेशन, खासकर जो इंटरव्यू है आपका, जो हम्म। इंडिया में होता है एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में इंडिया में, हम्म। उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और क्या क्या वो पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे, क्या चेक करते बेसिकली वो आपके अकॉर्डिंग? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी। तो यूएस इमिग्रेशन का जो इंटरव्यू है, उनका मेन मकसद यही होता है। वो ये जानना चाहते हैं कि जिस पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वीजा, क्या आप उसी पर्पस के लिए जा रहे हो। एग्जाम्पल के हम्म, तौर पे, कि जैसे मैंने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं एक्चुअली वहां पे जाके किसी कॉलेज में पढ़ूंगा। कि ऐसा तो नहीं हम्म, कि मैं बस वीजा मिला मैं वहां गया, कॉलेज की फीस मैंने भरी नहीं, और बस मैं वहां जाके कोई नौकरी करने लग गया बिना परमिशन के, बिना वर्क हम्म, परमिट के। या ऐसा तो नहीं कि मेरी पहले से वहां पे कोई फैमिली रहती है जिसके पास मैं जाके बस सेट हो जाऊंगा और कभी वापस भारत नहीं आऊंगा। तो इसी हम्म, चीज को वो चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर आप जिस चीज के लिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप वही काम करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर आप सब कुछ सच बताएंगे उनको, तो आपको कोई भी इमिग्रेशन के उसमें कोई दिक्कत होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपकी बोनाफाइड इंटेंशन है, जिस पर्पस के लिए आप एक्चुअल में जा रहे हो, और वो आपकी इंटेंशन दिख रही है उनको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपकी इंटेंशन थोड़ी गलत है, आपको जा रहे हो आप स्टडी करने, है ना, और आपका इंटेंशन अंदर से सेटलमेंट होना, वहां पर सेटल हो जाओ, आप वापसी ना हो। बट अगर आपकी इंटेंशन को दिख जाती है कि आपको वापसी आना है, एज अ स्टूडेंट जा रहे हो आप, है ना, अपना पढ़ाई करने जा रहे हो या जो भी अपने रिसर्च करने जा रहे हो, उसके बाद आपको मुझे वापसी आना है इंडिया में, तो अगर आपकी ये आप इंटेंशन आप उनको समझा सकते हैं ना, स्टेब्लिश कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा दोस्तों। बिल्कुल। ओके मानिक, दूसरा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं मेरे ऊपर, मेरे पास मतलब, कि जॉब मार्केट कैसी है, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। आपको कितना टाइम हो गया वैसे यूएस में, और जो आपका बेस एक्सपीरियंस रहा है ना, उसके बेसिस पर आपको कैसे लगती है यूएस की मार्केट, स्पेशली लाइक आपकी फील्ड की, आईटी और अकाउंटिंग की फील्ड की, या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में? अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हुआ अब तक, तो थोड़ा शेयर कीजिए इस बारे में भी। मुझे अभी यूएस में आए तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं। और अच्छा। जितना मैंने यहाँ पे लोगों से बात की है, जाना है कि यहाँ पे अभी जॉब मार्केट का क्या सीन है, तो हम्म, जो आईटी सेक्टर है, या फिर जो भी लोग अमेजोन गूगल्स इन कंपनीज में काम करते हैं, जो अपनी सर्विसेज आईटी सेक्टर में देती हैं, उनके लिए जॉब मार्केट इस समय अच्छी नहीं है। क्योंकि यूएस पिछले काफी अच्छा। महीनों से लगातार जो इन्फ्लेशन है रेट बढ़ता जा रहा है, और उस चीज को कट करने के लिए ले ऑफ्स हो रहे हैं। इस समय जॉब मार्केट तो अच्छी नहीं है। अ, रही बात हम्म, हेल्थ सेक्टर की, तो उसमें मैं कहूंगा कि हम्म, हाँ, जॉब मार्केट में अभी भी दम है। हेल्थ सेक्टर में इतना अभी प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज का। पर हम्म, आईटी सेक्टर हो गया, या फिर जो सिंपल रिसर्च और डेवलपमेंट का जो सेक्टर हो गया, उसके लिए अभी जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही यहाँ पे। पर हम्म। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में वो इम्प्रूव होएगी। हम्म। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज मानिक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मानिक, वो ये है कि जैसे आपको तो है ना, आपने खुद भी है ना एफर्ट्स करे, आपके प्रोफेसर्स ने भी हेल्प करी काफी, है ना, आप आईआईटी हम्म। स्टूडेंट हो। जी। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा जैसे आईआईटी से नहीं है, नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, और पीएचडी के लिए जाना है या मास्टर्स के लिए जाना है, तो उसको कैसे स्कॉलरशिप ढूंढनी पड़ेगी? कैसे ढूंढ सकता है वो? कुछ ऐसी वेबसाइट्स या कुछ ऐसी सोर्सेज जो आप शेयर करना चाहो व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनको उनकी मदद भी हो पाए। जी। तो अ, अगर आप मास्टर्स करने के लिए यूएस में आ रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको उस समय फीस भरनी पड़ेगी जो इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपका हम्म, इच्छा है कि आप मास्टर्स यूएस से करना चाहते हैं, तो कॉलेजेस को ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि आप उसकी फीस नहीं पे कर पाएंगे, तो शहर से थोड़ा दूर ढूंढिए, मेन शहर में ना हो, थोड़ा शहर से दूर हो कहीं। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे एक पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है। वो हम्म, स्पेसिफिकली उसके लिए कॉलेज टाउन बनाते हैं, कि वो पूरा टाउन ही कॉलेज के बिजनेस के तौर तौर पे चलता है। तो वहाँ पे रेंट बहुत सस्ता होता है, खाने पीने का सामान आसानी से मिल जाता है। या फिर स्टेट हम्म, कॉलेजेस की तरफ अपना ध्यान दीजिए, उन उन वहाँ पे अप्लाई करिए। मेन शहर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इनको अवॉइड करो, अगर अपना कॉस्ट कटिंग करनी है तो। पर और यूएस में हम्म, बात इतनी अच्छी ये है कि एजुकेशन जो है, चाहे तुम एक स्टेट कॉलेज से ले रहे हो, चाहे तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हो,
उसमें कोई इतना अंतर नहीं है। यहाँ पे हम्म, किसी भी कॉलेज में जाओ, पढ़ाई टॉप नॉच आएगी। उसमें कोई ये क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और ना ही जो जॉब रिक्रूटर्स होते हैं वो इस चीज को लेकर इतने बायस्ड होते हैं कि अच्छा, ये थोड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो हाँ इसमें वो काबिलियत नहीं होगी। तो वो इस चीज को भी यहाँ पे हम्म, इतना नहीं मानते। जैसा अपने इंडिया में एक विचारधारा होती है कि नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं होती, या फिर गवर्नमेंट हम्म, कॉलेजेस अच्छे होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे उस तरह के विचार नहीं है जो रिक्रूटर्स हैं उनके लिए। और हम्म, रही बात स्कॉलरशिप्स की, अगर किसी स्कॉलरशिप ढूंढनी है तो F1 वीजा पे अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, अगर एप्लीकेशन भरने के टाइम पे आपकी फीस को माफ नहीं करते हैं वो, तो F1 वीजा पे क्या होता है, जो स्टूडेंट वीजा होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर जॉब करना अलाउड होता है। वर्क परमिट नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर कितने ही घंटे चाहो काम कर सकते हो। तो अच्छा। यूनिवर्सिटी बहुत सारी इस तरह की जॉब्स निकालती रहती हैं कि जैसे लाइब्रेरी में बुक्स को सेट करना हो गया, या फिर एग्जाम में प्रोक्टर बनना हो गया कि हाँ बस एग्जाम को मॉनिटर करना कि बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे। और भी तरह तरह की इस हम्म, तरह की जॉब्स यूनिवर्सिटी निकालती रहती है, जिससे बच्चा अपना एटलीस्ट खर्चा पानी निकाल लेते हैं कि हाँ उनको अगला तो इसमें ऐसा कुछ। जी जी, बताइए। इसमें कोई वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, जैसे ये आप बता रहे हो जो विद इन यूनिवर्सिटी जो जॉब निकलती है, इसमें कोई वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। लाइक आप, आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो उस स्टूडेंट के वीजा के बेसिस पर आप कर सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ आवर्स अलाउड होते हैं। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि वो जो जॉब है वो 20 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती हफ्ते में। जो अगर सॉरी। 40 घंटे का ओके। वीक आवर है तो 20 घंटे से ज्यादा का वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा हम्म, मानता है कि 20 घंटे तो कम से कम बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, क्लासे लगाएगा। तो हम्म, वो 20 घंटा कम से कम अलाउ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 घंटा अलाउ करते हैं। पर ये है कि इस चीज से काफी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो एटलीस्ट अपना खर्चा पानी निकालते हैं। मेरा खुद का रूममेट मास्टर्स कर रहा है और वो भी इसी तरीके से अपना कुछ ना कुछ पैसे निकालता है, और उसको फिर घर से पैसे मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना खर्चा खुद से निकाल पाता है इस वजह से। और रही बात हम्म, स्कॉलरशिप्स की, तो कोशिश करो कि स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्टली मिल जाए जब तुम एप्लीकेशन भर रहे हो वहीं पे। वहां पे हर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे एक जब भी अप्लाई करते हो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, कि तुम्हें स्कॉलरशिप की जरूरत है कि नहीं है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को हमेशा टिक हम्म, करना है। तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें जितने ओके। भी उनकी स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके लिए वो कंसीडर कर लेते हैं। कि जैसे कोई प्रोफेसर है, रिटायर हो गया, उसने एक एंडाउमेंट फंड बना दिया कि हाँ कि मेरे को ये फंड बना दिया मैंने, इससे तुम्हें जितना ब्याज आएगा उसको तुम स्कॉलरशिप में बच्चों में बांटो। तो यूनिवर्सिटी के पास ऐसे बहुत तरह की स्कॉलरशिप होती है, जब इनके पास डोनेशंस आती हैं और भी बहुत कुछ आता है। तो बस उस एप्लीकेशन के टाइम में उस चेक बॉक्स को टिक करना होता है, जिस वजह से वो अपने आप तुम्हें सारी स्कॉलरशिप्स के लिए कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो होगी यूनिवर्सिटीज की इंटरनल स्कॉलरशिप्स की बात। रही बात ठीक। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स की, एज एन इंडियन सिटीजन उसके लिए जो ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड है। वो ज्यादातर जो होते हैं वो यूएस सिटीजन के लिए होते हैं। तो कुछ हम्म, जो स्कॉलरशिप्स हैं जो इंडियन सिटीजन के लिए अलाउड है, जैसे एक टाटा की एक स्कॉलरशिप निकलती है। तो एक सिंपल गूगल सर्च से वो मिल जाएगा कि टाटा स्पेसिफिकली, अगर तुम यूएस में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो पढ़ने और उसके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो टाटा की कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, और वो तुम्हें तकरीबन आई बिलीव वो तुम्हारा सारी पढ़ाई का खर्चा, तुम्हारी फ्लाइट्स का खर्चा, तुम्हारे रहने सहने का खर्चा वो सब उठाते हैं। वहीं पे अच्छा। ऐसी और भी इंडियन एजेंसीज हैं, अगर तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी से एक बहुत बढ़िया ऑफर लेटर है पर तुम खर्चा नहीं उठा सकते, चाहे वो यूके की यूनिवर्सिटी हो चाहे यूएस की यूनिवर्सिटी हो, तो वो तुम्हें लोन देती हैं, ब्याज फ्री लोन। कि तुम जाओ, हमें पता है कि तुम्हें इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली है, तो तुम जिंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हो, तो तुम हमसे लोन लो इंटरेस्ट फ्री, बस हमें वो बाद में लौटा देना। ओके। तो इस तरह से ये भी है। वही एक इंडियन गवर्नमेंट की भी एक स्कॉलरशिप है। तो एक सिंपल गूगल सर्च में मिल जाएगी, इंडिया यूएस की एक स्कॉलरशिप है। तो उससे क्या होता है, आई गेस इसका नाम है क्वाड स्कॉलरशिप। इसका नाम है क्वाड स्कॉलरशिप। और जब ये इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समिट हुआ था, तो उस समय ये साइन हुआ था इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो इससे क्या है, यूएस के जो बच्चे इंडिया पढ़ने आएंगे, इंडिया उनको स्पॉन्सर करेगा, और इंडिया के बच्चे यूएस पढ़ने जाएंगे स्पेसिफिकली स्टेम एरियाज में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स एरिया में जो जाएंगे, उनको इंडिया स्पॉन्सर करेगा। और ये स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है। तकरीबन $50,000 आई बिलीव इसमें स्कॉलरशिप में मिलते हैं। तो स्क्वाड स्कॉलरशिप के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। पर इन सब स्कॉलरशिप्स ठीक के है। लिए पर ध्यान ये रखना है कि तकरीबन 1 साल पहले अप्लाई कर देना जरूरी है। कि जिस समय तुम अच्छा। एप्लीकेशंस का अपना स्टार्ट कर रहे हो, उसी ऑलमोस्ट उसी समय, उससे पहले तुम्हें इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर देना जरूरी है, बिकॉज इनकी स्क्रूटनी होना और इनके उसमें टाइम लगता है। हम्म,
तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक जो आपने बताई टाटा के बारे में, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कॉलरशिप देती है, तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो सबमिट करने हैं आपको? और जैसे आपने बताया, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें से निकल के आता है कि अगर हम साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं सेम टाइम पे, और ऑफर लेटर हमारे पास है नहीं, तो उस बेसिस पे क्या होगा? मतलब वो ऑफर लेटर नहीं मांगेंगे पहले, कि पहले हम ऑफर लेटर दो यूनिवर्सिटी से, तभी हम आपको आगे, मतलब आपको केस फाइल स्क्रूटनाइज करेंगे? यह बात आपकी सही है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ बच्चे इस पेच में फँस जाते हैं कि ऑफर लेटर होता नहीं है तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें? तो हम्म। ये सभी एजेंसीज़ अलाउ करती हैं कि तुम यूएस में आके भी अप्लाई कर सकते हो। पर बात वही है कि फिर इनका जो प्रोसेस इतना लंबा है कि अ, स्कॉलरशिप देने का जो प्रोसेस है वो लंबा है। इस वजह से फिर होता क्या है कि आपको कम से कम अपना पहले साल का खर्चा तो फिर खुद उठाना पड़ेगा, कि तुम यूएस में आ गए, अपना खर्चा उठा दिया, तुमने अप्लाई कर दिया है, पर तुम्हें सेकंड ईयर के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ऐसे हम्म। में काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है, दिसंबर के आस-पास अप्लाई करना शुरू किया, नवंबर, दिसंबर दिसंबर में डेडलाइन्स होती हैं सारी, तो आराम से अपना हम्म। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अप्लाई किया एप्लीकेशंस। डिसीजन आते हैं अप्रैल, मार्च के आस-पास, जो फ़ॉल सेमेस्टर होता है उसके लिए। तो हम्म। तकरीबन 6-7 महीने में डिसीजन आ जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डेफर करो, एटलीस्ट 1 सेमेस्टर हमें डेफर करो कि हम फ़ॉल में एडमिशन में नहीं जाएँगे, हम 6 महीने बाद जो अगला सेमेस्टर है, तब से हम आना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होता है, उनको कुछ समय मिल जाता है कि साथ-साथ वो उन्होंने जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया है, उनके पास ऑफर लेटर भी होता है, और जो उन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया फिर उसके बाद, कि उनको फिर समय मिल जाए कि स्कॉलरशिप उनकी एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मानिक, थैंक यू वेरी मच, इसके जो आपने जो डीप नॉलेज दी है इस बारे में, जो हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्कॉलरशिप देती है, इवन जो कंपनीज है, कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे रतन टाटा जी की कंपनी है, वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है जो पढ़ने जा रही है US। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानिक, वो ये है कि एक एस्टिमेशन, एक रफ आइडिया, लाइक अगर कोई PhD करने जा रहा है, या फिर कोई बंदा मास्टर करने जा रहा है, तो एस्टिमेटेड स्टाइपेंड कितना मिल जाता है वहाँ पे लोगों को? और ये डिपेंड करता है लाइक एरिया टू एरिया, देखो US बहुत बड़ा है, तो ये भी डिपेंड बिल्कुल। करता है एरिया टू एरिया, या फिर थोड़ा इस बारे में थोड़ा बताइए। खर्चा पानी निकल जाता है लोगों का जो PhD करने जा रहे हैं या मास्टर करने जा रहे हैं वहां पर? अ, अंशुल, आपने बिल्कुल सही गेस किया कि ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब जैसे अ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत, जैसे न्यूयॉर्क में है, अब न्यूयॉर्क का खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से बराबर। उनका स्टाइपेंड ही बहुत ज़्यादा होता है फिर। कि उनको पता है कि हम्म। बच्चे अपना खर्चा-पानी नहीं निकाल पाएँगे और इतना स्टाइपेंड नहीं है तो। खासकर पीएचडी स्टाइपेंड्स की मैं हम्म। बात कर रहा हूँ। हम्म। वहीं पे अगर यूनिवर्सिटी जो है वो अ, थोड़े एकदम शहर में नहीं है, डाउनटाउन में नहीं है, सबअर्ब्स में है, या कॉलेज टाउन है पूरा, तो उनका स्टाइपेंड फिर उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है। बट स्टाइपेंड इतना होता है कि तुम सेविंग्स तो कर सकते हो। अच्छा। अगर फ्रूगली रहो, गुड हम्म। फाइनेंशियल डिसीजन लो, तो स्टाइपेंड इतना होता है कि तुम एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकते हो और सेविंग्स भी कर सकते हो। जितना मैंने देखा है, मैंने बहुत। अभी तक यूएस में, हम्म। मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त आए हैं यूएस में इंडिया से पीएचडी करने के लिए। मुझे अभी तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि हाँ, हमारा स्टाइपेंड इतना कम है कि हम खर्चा-पानी नहीं चला पा रहे, या हमें क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं हम। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। तो जो स्टाइपेंड डिसाइड होता है, यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड डिसाइड करती है, वो इसी चीज़ को देख के करती है कि जो मिनिमम वेज है या जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं वो, कि एट लीस्ट बच्चों को ये बात की चिंता ना करनी पड़े पढ़ाई के साथ-साथ कि हाँ, हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम अपना रेंट पे कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि अ, स्टाइपेंड को लेके चिंता नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी जो स्टाइपेंड हम्म। प्रोवाइड करती है, यूएस में हर पीएचडी जो है, वो फंडेड होती है। अनफंडेड पीएचडी बहुत रेयरली देखी जाती हैं। एट लीस्ट अगर आप स्टेम की फील्ड में हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मेडिकल साइंस में अगर आप हो, तो गारंटीड है कि आपका स्टाइपेंड होगा, आपकी पूरी पीएचडी फंडेड होगी। जितने साल आप अपनी पीएचडी करेंगे, तब तक आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। और हर साल एक किसी हम्म। फिक्स्ड परसेंटेज से वो इंक्रीज़ भी करता रहेगा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। पर अपने खर्चों को ध्यान में रखना है, जैसे ये नहीं कि यूनिवर्सिटी अब एक डाउनटाउन में, तो ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के साथ ही एकदम अपना घर ले लिया। तो हम्म। डाउनटाउन के खर्चे अपने अलग होंगे। हो सकता है कि थोड़ा दूर लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आप अपना खर्चा बचा सकें, ठीक है? अब यहाँ पे बाहर खाना बहुत महँगा है, तो ये नहीं कि अब स्टूडेंट हैं कि समय नहीं है पढ़ाई के अंदर कि हम खुद से खाना बना सकें, तो रोज़ के रोज़ बाहर खा रहे हैं। वो हेल्दी भी नहीं है, और
वहीं के वहीं उसका जो खर्चा आएगा बाहर खाने का यहाँ पे, वो सस्टेनेबल भी नहीं है। वहीं पे वहीं पे ध्यान रखना होता है कि इतनी भी कंजूसी नहीं करनी कि जीना मुश्किल हो जाए। तो बिल्कुल। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि कि बंदा विंटर्स आ नमक रही से हैं। नहीं खा रहा है। विंटर्स आ रही हैं तो हाँ, एक अच्छी जैकेट वगैरह इंडिया से लेकर आओ। यहाँ से भी ले सकते हम्म। हो। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर जितना मुझे लगता है ज़्यादातर जो इंडियंस हैं, हमें तो यहाँ अपना खुद का खाना बनाना ही पसंद आता है, ठीक है? तो इतने बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो इंडियंस हैं और जो बाहर रोज़ खाते हैं कि उनको हाँ भाई बाहर का खाना बड़ा पसंद आ रहा है। हमारे मिर्च मसाले हमारे खुद के पसंद आते हैं हम सबको। तो हुँ, नहीं सही है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है भाई। दोस्तों अगर आप जा रहे हो यूएस और अगर आप सोच रहे हो भैया कि बाहर से खाऊंगा मैं डेली है ना, और लेविश लाइफस्टाइल जीऊंगा मैं, तो फिर आपके पास बचेगा कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल रहोगे आप। तो थोड़ा सा मतलब आपको चीजें करनी पड़ेगी, घर पे बनाना पड़ेगा खाना है ना। और इस हिसाब से फिर आप देखो सेविंग भी कर सकते हो, जो बताइए इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दी है मानिक ने, कि अगर आप तरीके से चलोगे तो इनफैक्ट सेविंग्स भी हो सकती है दोस्तों। तो मानिक जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, वो ये है कि सॉरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमने बताई दी है, और तो हाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बताइए थोड़ा सा, कि कितनी खर्चा है, रेंट कितना रहता है, ये भी मुझे पता है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। न्यूयॉर्क में डेफिनेटली ज्यादा होगा है ना। और मतलब जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया का बता दीजिए, कौन से एरिया में रहते हो आप, और कितना एवरेज रेंट है वहाँ पर, और वन बेडरूम का है या शेयरिंग में है, वो किस तरीके से है, और हुँ, अगर खाने का कैसा खर्चा रहता है आपका, कितना अगर आप घर पे बनाओगे डेली तो कितना खर्चा आएगा, या फिर अगर बाहर खाते हो तो कितना आता है पर मील। हुँ। तो अंशुल, मैं रहता हूँ मैरीलैंड में, जो स्टेट है मेरी वो मैरीलैंड है। एकदम जो इनकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी उसके साथ लगती है। और मैं बाल्टीमोर शहर के अंदर रहता हूँ, जो मैरीलैंड की कैपिटल है। तो मेरा वॉशिंगटन डीसी से तकरीबन 3 घंटे की दूरी है। बाल्टीमोर कंपैरेटिवली इतना महँगा शहर तो नहीं है, बट फिर भी अगर बाल्टीमोर के सेफ एरियाज़ में एक अच्छे पॉश एरिया में तुम रहते हो, तो जो रेंट है वो एक सिंगल बेडरूम अगर आप अपार्टमेंट लेने जा रहे हो, तो मान के चलिए कि आराम से $1100 से लेके अच्छा। 1500-1600 का लग जाएगा खर्चा, महीने का, अगर अच्छा, सिंगल तो वन बेडरूम के लिए बेडरूम जा रहे मतलब हो। एक सिंगल बेडरूम, अच्छा मतलब शेयर्ड अपार्टमेंट होगा अपार्टमेंट, या फिर एक आपका सेपरेट होगा वो पूरा एक अपार्टमेंट, लाइक उसमें वन बेडरूम होगा, लिविंग रूम होगा है ना, हाँ, किचन वगैरह। अच्छा। तो जब मैं वन बेडरूम अपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो मतलब 1 बेडरूम होगा, 1 बाथरूम होगा, किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम। तो इस तरह का जो आपको वन बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा, वो तकरीबन इतने का मिलेगा। तो इसीलिए फ़ायदा यही रहता है कि या तो स्टूडियो अपार्टमेंट लो या फिर अपने स्टूडियो। दोस्तों के साथ या कुछ जानकारों के साथ या पूछ-पाछ के कि हाँ अ, कोई है जो यूएस जा रहा है, सेम यूनिवर्सिटी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनके साथ आप एक हम्म। अपार्टमेंट ले सकते हो जिसमें मल्टीपल बेडरूम्स वाला अपार्टमेंट जिसमें आपको एक अपना प्राइवेट रूम मिल जाएगा। लेकिन आपको कॉमन एरियाज़ हम्म। शेयर करने पड़ेंगे, किचन शेयर करनी पड़ेगी, डाइनिंग रूम शेयर किचन हो करना गई, पड़ेगा। बाथरूम हो गए। हम्म। बाथरूम हो अग आपको अपना खुद का पर्सनल बाथरूम मिलता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है कि आपको शेयर भी करना पड़े। पर हम्म। यूएस में एक बात अच्छी है कि जो अपार्टमेंट्स हैं, वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं, बड़े काफ़ी खुले होते हैं, रूम का साइज़ बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा हम्म। लोगों की विचारधारा होती है कि हाँ, हम बड़े शहरों में जा रहे हैं, 4-5 लोग एक साथ रहेंगे तो जैसे मुंबई में या और दूसरे शहरों में सीन होता है कि काफ़ी कंजस्टेड रहते हैं लोग। तो वैसा तो नहीं होगा, हम्म। आपको काफ़ी अच्छा अपना पर्सनल स्पेस मिलेगा। रूम के अंदर सब कुछ अपना बेड, टेबल, चेयर सब रखने की जगह मिलेगी और खुद के क्लोज़ेट्स वगैरह रखने की जगह मिलेगी। रही बात रेंट की, मैं रेंट पे आता हूँ। तो ये तो मैंने बताया फर्स्ट वन बेडरूम का। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ देखते हैं और जो सबसे बेसिक मिनिमम स्टूडियो अपार्टमेंट की हाँ, उसमें यूटिलिटीज़ वगैरह सब मिल रही है कि हाँ, वो अपना ट्रैश का आपका कूड़ा उठा के लेकर जाएँगे, अगर आप बाहर फेंक दिया, उसका खर्चा जो है बिल्डिंग अपने आप देखेगी। या फिर आपका जो हम्म। हीटिंग हो गया कि सर्दियों में हीटिंग का बड़ा खर्चा आता है, तो अगर हो सक तो आपको हो तो बेस्ट है कि आप इस तरह के अपार्टमेंट ढूँढो जहाँ पे जो कंपनी है, जो रि जो कंपनी के अंडर ये बिल्डिंग है या अपार्टमेंट है, वो आपका वो पे करे। या फिर आपका जो पानी का खर्चा हो गया वो सब। तो यूटिलिटीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इतनी बेसिक मिनिमम यूटिलिटीज़ हैं कि हाँ, आपको एक फ्रिज मिल रहा है, एक स्टोव मिल रहा है और आपको पानी का खर्चा आपके रेंट के अंदर ही है, आपका जो हीटिंग का खर्चा उसके अंदर ही है।
और जो ट्रैश वगैरह है ये सब उसके अंदर, या अगर ये बेसिक जो जो मोस्ट बेसिक यूटिलिटीज होती हैं वो सब उसमें है, तो मैं ये कहूंगा कि स्टूडियो अपार्टमेंट आपको नो $900 से लेके $1200 तक का मिल सकता है मेरे शहर में। वहीं पे अगर आप चाहो कि हाँ मेरे पास यार दोस्त हैं, मैं मिलजुल के एक अपार्टमेंट ले सकता हूँ जिसमें मल्टीपल बेडरूम्स है और हम सब शेयर कर लेंगे ये सब, तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपका बिजली का खर्चा डिवाइड हो जाएगा सीधा, आपका जो गैस का खर्चा आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, और भी काफ़ी खर्चे जो होते हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं। ग्रोसरीज़ हैं, आप सब इकट्ठी एक साथ ग्रोसरीज़ लेके आ सकते हो, उन सब चीज़ों की वजह बिल्कुल। से। तो उसमें मैं कहूँगा अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट में जा रहे हो या 3 बेडरूम अपार्टमेंट में जा रहे हो तो लगभग सेम है, पर ये हो सकता है कि पर पर्सन आपको देना पड़ जाएगा तकरीबन $700 से लेके $1000 तक। तो ये आपका उसमें थोड़ा खर्चा और कम हो जाएगा। पर्सनली मैं हम्म। तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार यूएस में जा रहे हो या पहली बार किसी देश को छोड़ के जा रहे हो या पहली बार अपना शहर ही छोड़ के जा रहे हो, तो पर्सनली मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि आप ढूँढो अपने, कुछ जानकारी निकालो या फिर जानकारी बनाओ लोगों से जो खुद वहाँ पे ढूँढ रहे हो, हम्म। और लोगों के साथ रहो। क्योंकि अकेले-अकेले एक नए देश में, नए शहर में उसको फ़िगर आउट करना कि हर चीज़ कैसे है, कैसे नहीं है, क्योंकि आपको आते ही यहाँ पे पानी का कनेक्शन बनवाना पड़ेगा, बिजली का कनेक्शन बनवाना पड़ेगा, गैस का कनेक्शन बनवाना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो साथ में कोई और दूसरे लोग हों जो सेम आपकी सिचुएशन में हैं या जो पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, तो काफ़ी सुविधा हो जाती है फिर उससे। अब रही बात ग्रोसरीज़ की, ग्रोसरीज़ का कितना खर्चा आता है? ग्रोसरी भी शहर शहर टू शहर डिपेंड करती है। यहाँ की मार्केट ओपन मार्केट है, इंडिया की तरह नहीं कि हाँ, एमआरपी लिख दी तो उससे ज़्यादा बेच नहीं सकते। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलता, तो यहाँ पे ओपन मार्केट है, तो स्टोर डिसाइड करता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ कितने में बेचनी है। तो कॉम्पिटिशन जितना होगा उस हिसाब से उतना बेचेगा। तो मैं कहूँगा कि मेरे शहर में एट लीस्ट मैं खींच के भी, अगर मैं सिर्फ़ सारा खाना खुद बना रहा हूँ, सारे मसाले खुद लेकर आ रहा हूँ, दूध, दही, पनीर सब खुद लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? और खींच-खींच कितना ही खींच लूँ मैं, कितना ही खा लूँ, कितना ही ठूँस लूँ, मैं उसको $300 से $400 से ज़्यादा नहीं खर्च सकता महीने का, पर मंथ। पर मंथ। महीने का मैं $300 से $400 से ज़्यादा नहीं इसको खींच सकता। इतने के अंदर सबका हो जाना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत दबा के खाता हूँ, तो हाँ, इससे ज़्यादा तो नहीं खींच सकता किसी का। तो अ अ, इसमें हाँ, पूछिए? तो तो ये अगर हम घर पे बनाते हो, राइट? हुँ, हुँ, बाहर का अगर बंदा बाहर जाता है तो उसका उसमें क्या खर्चा लगेगा? अगर किसी आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हो हुँ। तो वहां पर एक टाइम अगर आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो या फिर दोपहर का लंच करते हो, तो कितना एवरेज बिल आता है? देखो, अगर आप बाहर खाने जा रहे हो तो एट लीस्ट हम्म। एक्सपेक्ट करो कि आपका 20 से $30 का खर्चा आने वाला है। अब अच्छा। उसमें आपको वन टाइम है। बिल्कुल, वन टाइम का आपको उतना खर्चा आने वाला है। अब उसमें यहाँ पे जो यहाँ का एक टिप कल्चर भी है, तो आपको तकरीबन 10 से लेके 20% के बीच में टिप देनी है। तो तो वो आप उसमें अपना एक्स्ट्रा ऐड कर लो। तो ये तो होगा कि हाँ, अगर आपको बाहर जाना है, रेस्टोरेंट में बैठना है, कोई वेटर आएगा, आपको सर्व करेगा, आपको बस वहाँ पे बैठ के एन्जॉय करना है, खाना है। तो ये तो उसका हो गया। अगर आपको बाहर खाना है और आप कोई एक सस्ता ऑप्शन ढूँढ रहे हो, तो आप ये देख सकते हम्म। हो जैसे बहुत सारे यूएस में ऐसे शहर हैं जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छी है। तो जैसे न्यू हम्म। जर्सी हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। तो वहाँ पे ऐसे टिफ़िन सर्विसेज़ होती हैं कि हाँ, जैसे लेट्स से कि मैं अगर शादीशुदा होता और मेरी वाइफ़ होती जिसके वर्क परमिट नहीं है, राइट? या वर्क परमिट है भी बट वर्क मिल नहीं रहा। तो हम्म। ऐसे में बहुत सारे हाउसवाइफ़्स होती हैं जो टिफ़िन सर्विस शुरू कर देती हैं, ठीक है? तो आपको बहुत बढ़िया इंडियन खाने को मिल जाता है और जो बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे होता है। तो ये चीज़ आप हम्म। सबसे पहले तो ये एक्सप्लोर करो, अगर आपको वो ऑप्शन मिलता है तो सबसे बढ़िया। नहीं, तो रेस्टोरेंट में नहीं खाना, अलग लाइक शौक से कहीं घूमने-फिरने नहीं जा रहे। घूमने-फिरने जा रहे हो तो रेस्टोरेंट तो फिर हम्म। क्या, फिर तो आप $100 डॉलर भी फूँक सकते हो एक रात में, उ उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई लिमिट नहीं है उसकी। कोई लिमिट नहीं है उसकी, राइट? पर अगर आपको रीज़नेबली खाना है कि हाँ, आप एक जो भी आपका वर्क स्पेस है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके आस-पास आपको ढूँढना है, तो आप फूड ट्रक्स ढूँढ सकते हो। इंडियन फूड ट्रक्स होते हैं, यहाँ पे गीक फूड ट्रक्स होते हैं। तो उ उ उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत आए। तो अच्छा। वेजिटेरियंस के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, और रहते हैं तो फिर वो महँगे होते हैं। यहाँ पे जो चिकन हो गया, बीफ हो गया, टर्की हो गया, ये सब यहाँ पे काफ़ी सस्ता है सस्ता कंपेयर्ड टू होगा। वेजिटेरियन ऑप्शंस। हम्म। तो हाँ, अगर आप फूड ट्रक्स वगैरह पे जा रहे हो तो मान के चलो कि $10 आपका लग जाएगा एक
मील का, $10 के आसपास। वहीं पे आप यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में जा रहे हो, कहीं इस तरह से कुछ खा रहे हो, तो वो जनरली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं उससे। तो 15 से $20 आप मान के चलिए। और रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो 20, 30 फिर टिप ऐड करके जो भी आपका बनेगा उतना बनेगा। तो ये हम्म, लगभग इस तरह का खर्चा रहेगा अगर आप बाहर खाना चाहते हो तो। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मानिक, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने कर लिया कवर। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप सजेस्ट करोगे लोगों को जो इंडिया से यूएस जा रहे हैं या कहीं से भी यूएस जा रहे हैं, स्पेशली मतलब इंडिया से, तो वो क्या क्या लेके जाए जरूरी, जो यहाँ पर नहीं मिलती है यूएस में, या फिर मिलती है तो बहुत महंगी है ना, काफी कॉस्टली है, तो उन चीजों के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले ये देखें कि आप जा किस शहर में रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे अच्छा। हैं कि आपको पैकिंग करें, सबसे पहले उस शहर के बारे में देखें। सिंपल एक गूगल सर्च करें कि एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ दिस शहर। तो आपको एक बार टेम्परेचर का आइडिया लग जाए, कितना वहां पे मिनिमम टेम्परेचर जाएगा, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा। क्योंकि अगर आप नॉर्थ एरिया में हैं, न्यूयॉर्क के पास हैं, रोचेस्टर के पास हैं, इस तरह के एरिया में हैं जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है, तब डेफिनेटली आपको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। और गर्म कपड़े यहाँ पे महंगे हैं। और जैसे आपका एक कंबल इमीडिएटली जो भी आपको वहां पे चाहिए होगा, तो इमीडिएटली आपको एक कंबल चाहिए, एक जैकेट चाहिए, आपको बर्तन चाहिए अपने। तो इंडियन जो बर्तन होते हैं हमें वो नहीं मिलते, प्रेशर कुकर नहीं मिलता, वो लेकर जाइए। तो अपना वेदर जरूर देख कर जाइए कि वेदर किस तरह का, उसी हिसाब से अपने कपड़े लेके जाइए। जैसे साउथ साइड होगी, टेक्सास हो गया, या मेरा भी बाल्टीमोर हो गया, क्योंकि यहाँ ये समुद्र के पास है इलाका, तो इतना ठंड नहीं पड़ती, मैक्सिमम -10 जाएगा। तो आई गेस नॉर्थ इंडियंस के लिए इतना तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं जैकेट के साथ। तो अब टेम्परेचर जरूर देखिए, उस हिसाब से अपनी पैकिंग करिए, खासकर कपड़ों की। यूटेंसिल्स के लिए अपना जितने भी आपके इंडियन बर्तन हो गए, तवा हो गया, कुकर हो गया। अगर आपको रोटियों का शौक है तो चकना बेलना वो भी लेकर जाइए अपना, क्योंकि वो यहाँ पे फिर बहुत महंगा मिलेगा। लकड़ी होती है, हल्की सी लकड़ी होती है, वो ले जाइए। और हाँ, बर्तन में लोगों को होता है कि बर्तन बहुत भारी होते हैं, कि हाँ लोहे के बने होते हैं या स्टील के बने होते हैं। तो बहुत लाइट वेट बर्तन भी आते हैं जो एलॉयस के बने होते हैं। उनको देखिए, मैंने देखा, मैं तो खुद भारी बर्तन लेकर आया, पर मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे मेरे दोस्त लोग थे, वो उन्होंने वो एलॉयस के बर्तन लेके आए जो बहुत हल्के होते हैं और आपके बैग में जो वेट है उसको भी इफेक्ट नहीं करते, कि हाँ जो लिमिट होती है आपकी बैग की। तो हम्म। एलॉयस वाले बर्तन लेके आइए जो बढ़िया चलते हैं, और एटलीस्ट आपका जो वेट लिमिट है उसके अंदर भी रहेंगे। ये सब हो गया। और इसके बाद तो यही देखिए कि आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उस हिसाब से अपना सामान लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, हम्म। बस अपना ये दिमाग में ये ध्यान रखिए कि अगर आप आज क्या शहर बदलने जा रहे हैं, तो आपको दूसरे शहर में जाते ही एक खाली घर में क्या भरने की जरूरत है। क्योंकि इमीडिएटली आप हर जगह जा जाके शॉपिंग करके घर में नहीं ला सकते, क्योंकि आपके पास आपको पहले बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, कार लेनी पड़ेगी। कार जब आपके पास होगी या किसी दोस्त के पास कार होगी, तो आपको जगह जगह घुमा के आपको शॉपिंग करवाएगा, लेकर आएगा। राइट। तो इमीडिएटली जो आपको जरूरत पड़ेगी, बस इमीडिएट जो आपको सामान चाहिए वो लेके लीजिए। क्योंकि अब आप ये नोटिस करिए कि आप जब फ्लाइट से आ रहे हैं, आपको 2 बैग की, लाइक जनरली 2 बैग की लिमिट मिलती है जो 23-23 केजी के होते हैं। इंडिया से यूएस और कनाडा आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उसमें यही जनरली जो मेरे को पता है ये रूल है कि 23 केजी के 2 चेक इन बैग्स आप लेकर आ सकते हैं। तो अब आपके पास आपको वेट बड़े सावधानी से उसके अंदर सामान डालना है, क्योंकि सब कुछ लेके आने लग गए तो फिर कितने ही बैग बना लो। राइट। तो अगर 2 बैग की ही लिमिट है, तो बस ये देखिए कि इमीडिएटली वहां जाते ही आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपको एक बेडशीट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपको एक जैकेट की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, आपको शूज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपको बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, आपको खाना पकाना है। हाँ, आपको रेडी टू ईट जो एकदम से इंडियन खाने पीने के सामान होते हैं, कि हाँ उन्होंने कुछ नहीं कर रखा होता, उसको एक सील बैग में बंद कर दिया होता है, खाना गर्म करो और खा लो। आपको रेडी टू ईट रोटियों रोटियों की जरूरत पड़ सकती है, कि इमीडिएटली आप आटा लाओगे, कहाँ से गूंदोगे, कहाँ से बनाओगे। इमीडिएटली खाने पीने के लिए आपको वहां पे जरूरत होगी। तो इस तरह के सामान लेकर जाइए। दालें वाले ले जाइए, कि हाँ एकदम कुछ दालें, ये नहीं कि पूरा साल का स्टॉक लेकर आ गए। कुछ दालें लेकर आ जाइए, चावल मत लेकर आना। चावल में ऐसा है कि इंडियन चावल में एक स्पेसिफिक तरह का एक कीड़ा होता है जो इन्होंने बैन कर रखा है, कि इनके यहाँ की खेती में वो खाना कीड़ा ना चला जाए, जिससे इनकी खेती सारी खराब हो जाएगी। तो चावल मत लेकर आना। चावल यहाँ पे खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस एरिया से आने वाले चावल इन्होंने बैन कर रखे हैं। तो चावल को अच्छा। अवॉइड करना, वो फिर आपको पकड़ लेंगे। जितने भी व्हाइट पाउडर्स हैं, नमक हो गया या चीनी हो गई, इसको अवॉइड करना। हो सकता है कि आपको जब आप लैंड करो तो स्क्रूटनी में फिर वो आपका चेक करें कि हाँ इसमें ड्रग्स तो नहीं है।
वो ले जाने नहीं देंगे। अगर कुछ होममेड लेकर आ रहे हो कि हाँ, माँ ने पंजीरी बनाई है या लड्डू बना के भेजे हैं, लेकर आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको अच्छे से लेबल कर देना कि हाँ, इसके अंदर ये होममेड है और इसमें ये इंग्रीडिएंट्स हमने डाले हैं, इस तरह से ये बना है। तो उसको अच्छे से लेबल कर देना कि अगर आप वहाँ पे नहीं हो, आपके चेक इन बैग आपको उठाने से पहले अगर टीएसए ने आपका चेक करना शुरू कर दिया कि इस बैग में क्या है, तो वो आपके सामान को ज़ब्त ना करें। एटलीस्ट उनको पता हो कि अच्छा इन्होंने ये बनाया और इस मटेरियल से बनाया है। तो ये सब कर सकते हो। बाकी तो सब कुछ सही जाएगा। बहुत रेयरली होता है कि आपका बैग चेक हो या फिर आपको पकड़ लें, अलग से बुलाएँ, बहुत रेयरली होता है। कॉन्फिडेंट रहिए, रूल्स के बारे में जानकारी रखिए कि क्या-क्या लाना अलाउड है, क्या-क्या लाना नहीं अलाउड है। कैंची, चाकू ये सब मत लेकर आना, ये सब यहीं से आके खरीदना, ठीक है? कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स मत लेकर आना। और हो सके अगर लगता है कि हाँ, बहुत ही ज़रूरी है, तो एक चेक-इन बैग और खरीद के, जो ज़्यादा इतना भी कॉस्टली नहीं होता, उसमें अपना सामान डालने लगता है कि हाँ, भई बहुत ही ज़रूरत है मुझे, इंडिया से ही सारे कपड़े लेके जाने हैं, इंडिया से ही बेडशीट, कंबल ये सब लेके जाना है, जैकेट लेके जानी है। तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है मानिक, थैंक यू अगेन यार। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि क्या क्या चीज ले जानी चाहिए और क्या क्या नहीं ले जानी चाहिए, जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जो काफी लोगों को नहीं पता होगी जो देख रहे हैं वीडियो। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थी। तो उन चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा आप ब्रीफ में बता दीजिए कि इंडियन कम्युनिटी कैसी है यूएस में, पर्टिकुलरली लाइक न्यूयॉर्क में या फिर आपके एरिया में जहाँ पर रहते हो, और कितने इंडियंस रहते हैं वहाँ पर। हालांकि काफी इंडियंस हैं यूएस में, तो काफी मतलब इंटरेक्टिव है, मतलब काफी बड़ी कम्युनिटी है। और क्या कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा इस बारे में बता दीजिए। तो अंशल आपने बहुत सही सवाल पूछा कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी कैसी है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो मान के चलो कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएँगे। यूएस जो कंट्री है उसको कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स बोलते हैं। तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स, मैक्सिकन स्टूडेंट्स अलग-अलग देशों से यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। तो एट लीस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी के मामले में तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएँगे। पर ये भी शहर टू शहर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ पे गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के या किसी भी आईटी सेक्टर के जो ऑफिसेज़ हैं वो सब हैं, तब भी आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएँगे जो वहाँ पे काम करते हैं। अगर आप एक कॉलेज टाउन, यूनिवर्सिटी टाउन में हैं, तो भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएँगे जो वहाँ काम करते हैं। बहुत सारे इंडियन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, वो आपको जो रेज़िडेंशियल्स एरिया हैं, वहाँ पे मिल जाएँगे कि हाँ, वो अपने वाइफ़ के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे बसे हुए हैं। तो इंडियन कम्युनिटी के मामले में मुझे लगता है कि अ, इसमें रेयरली ऐसा कोई ओकेज़न होगा या ऐसी कोई रेयरली कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी का खुद का ही कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं होगा, जो आपकी मदद ना कर पाए। अब जैसे मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की खुद की एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी पे कि वो उनके यहाँ पे खुद के ग्रुप्स हैं, उनको खुद यूनिवर्सिटी कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है कि वो इवेंट्स करवाएँ, दीपावली करवाएँ, हो होली के इवेंट्स करवाएँ। तो ये सब यहाँ पे आपको इंडियन कम्युनिटी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हर जगह मुझे लगता है हर प्लेस में आपको इंडियन कम्युनिटी मिल जाएगी। अगर आप मेडिकल के सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं अपनी। पब्लिक हेल्थ में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने। तो उनकी बड़ी अच्छी इंडियन कम्युनिटी है। उस बहुत सारी इंडियन स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। तो जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो और आपको कोई जान-पहचान का नहीं है या फिर आपको रूममेट्स ढूँढने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको पता नहीं कि हाँ, कि सेफ एरिया कौन से हैं कि यूएस में क्राइम का भी एक इश्यू रहता है। तो आप उस इंडियन कम्युनिटी को अप्रोच करो, उनकी वेबसाइट पे उनकी कुछ ईमेल होगी या उनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट होगा या कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसको आप अप्रोच करो, उनको आप बताओ कि हाँ, मुझे इस यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिला है और मैं इस समय के आस-पास लैंड करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ मदद हो जाए, कुछ लोगों से मेरी जान-पहचान हो जाए, कि मैं अपना रूम ढूँढ सकूँ या फिर मेरे को कोई एयरपोर्ट से पिकअप करने आ जाए, नया देश, नया शहर, मैं जानता नहीं कहाँ से मैं कैब पकड़ूँगा, कैसे पहुँचूँगा अपनी यूनिवर्सिटी तक। या फिर जाते ही इमीडिएटली कुछ ज़रूरत होती है कि इमीडिएटली वो अगर आपको खाली अपार्टमेंट मिल रहा है कि बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, तो वो ऑलरेडी आपके लिए खरीद के रख सकते हैं कि हाँ, कि ये स्टूडेंट आने वाला है, तो तो वो यार दोस्त जो होते हैं इंडियन कम्युनिटी के वो पहले से हाँ, ठीक है, एक गद्दा खरीद के रख दिया, एक बेड खरीद के रख दिया कि चल वो आएगा तो एटलीस्ट उसके पास पहली रात सोने के लिए कुछ होगा। तो
इंडियन कम्युनिटी को ज़रूर अप्रोच करिए। हर यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा कोई ना कोई स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन मिल जाएगी, स्टूडेंट ग्रुप मिल जाएगा, जो इंडियंस वहाँ पे उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, पुरानी तो ये बात है, काफी बड़ी इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पर यूएसए में। तो जैसे बताया मानिक ने कि इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आप यूएसए जा रहे हो, उससे जाने से पहले ही आप बातचीत कर सकते हो, है ना, ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, और आप इस तरीके से अप्रोच उसको कर सकते हो। तो मानिक, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि सिटीजनशिप का बताइए आप, या फिर जो ग्रीन कार्ड है उसका बताइए आप कि क्या सीन है। क्या सिटीजनशिप मिल सकती है यूएसए में, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? और ग्रीन कार्ड, क्या ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप अलग है? थोड़ा मुझे डिफरेंस बताइए इस बारे में। और ग्रीन कार्ड किस किन किन को मिल सकता है? और ग्रीन कार्ड के बाद सिटीजनशिप मिल सकती है, या फिर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप? तो इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा बताइए। पहले तो मैं ये बताऊँगा कि यूएस में ग्रीन कार्ड के लिए बहुत खासकर इंडियंस के लिए, अगर आप सिर्फ़ यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं, वेट जो है वो बहुत लंबी है। आई गेस 164 इयर्स के आस-पास की वेट है। तो ग्रीन कार्ड अगर आप सिर्फ़ यहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब करने के लिए आए हैं, आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिल गई है कि हाँ, आपको यहाँ पे एक नौकरी मिल रही है। मैं उसके बारे में बताऊँगा कि हाँ, जॉब करने के लिए क्या सीन है। तो ग्रीन कार्ड तो ऑलमोस्ट लक के ऊपर है। आपका लक है कि यहाँ पे लॉटरी निकलती है, भूल जाइए। ग्रीन कार्ड का अगर सिर्फ़ जॉब करने के उसके पेशे से आप आ रहे हैं और चाहते हैं कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं मेरी तरह, या फिर आप अपनी फ़ील्ड में बहुत माने जाते हैं, आपने बहुत पब्लिकेशंस की हैं और दुनिया जानती है, मानती है आपको, आपने अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, आपको अवार्ड्स मिले हैं अपनी फ़ील्ड में काम करने के, किसी कोई भी फ़ील्ड हो, आर्ट्स की हो, लिटरेचर की हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, किसी भी तरह की कोई फ़ील्ड हो, अगर आपने अपनी फ़ील्ड में बहुत महान काम किया है, तो एक कैटेगरी होती है ईबी-1 और ईबी-2। इसकी सब कैटेगरीज़ भी होती हैं, पर पॉइंट ये है, इसको इसको लोग मज़ाक में बोलते हैं आइंस्टाइन वीज़ा, कि आइंस्टाइन को भी ऐसे ही वीज़ा मिला था कि वो ऑफ़ कोर्स आइंस्टाइन था, जर्मनी का सिटीज़न था, तो अमेरिका ने उसको इसी वज़ह से सिटीज़नशिप दी थी कि हाँ, वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था, तो अमेरिका ने उसको सिटीज़नशिप ऑफ़र करी थी कि तुम यहाँ आओ, यहाँ के सिटीज़न बनो और यहाँ पे काम करो। ग्रीन कार्ड का मतलब ये होता है कि जब आप ग्रीन कार्ड मिल जाता है किसी भी तरह से अप्लाई करने के बाद, ग्रीन कार्ड का मतलब ये होता है कि अब आपको अमेरिका में रहने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप बिना वीज़ा के यहाँ पे एक तरह से नॉन एलियन रेज़िडेंट बन सकते हैं। इनके यहाँ पे अजीब-अजीब सी एक ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एलियन रेज़िडेंट, नॉन एलियन रेज़िडेंट, राइट? तो आप यहाँ पे एक नॉन एलियन रेज़िडेंट की तरह यहाँ पे आप रह सकते हैं, बिना किसी वीज़ा के। आप कितनी ही बार वापस इंडिया जाएँ या वापस किसी भी देश में जाएँ, वापस आएँगे तो आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा कि हाँ, आपके पास वीज़ा है कि नहीं है, आपके पास कोई जॉब है कि नहीं है, या फिर आप कोई स्टूडेंट है कि नहीं है। उस चीज़ की छिक-छिक सब खत्म हो जाएगी। सिटीज़नशिप लेने का प्रोसेस उससे भी आगे होता है कि आपको 10 साल तक, या फिर मुझे वेगली याद है, एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं, 5 या 10 साल तक आपको ग्रीन कार्ड मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ, आप इतने साल तक आप यहाँ पे रहे एज़ अ ग्रीन कार्ड होल्डर, तब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है कि जैसे आपको उनके नेशनल एंथम पता होना चाहिए, इनके कल्चर वगैरह जो मालूम? कल्चर वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपको वो सब चीज़ें पता है, इनकी हिस्ट्री पता है कि हाँ, इनकी सिविल वॉर हुई थी और फिर ऐसे-ऐसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, फेडरल सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें पता है, कैसे इनका देश काम करता है, उस एग्ज़ाम एग्ज़ाम होगा, एक इंटरव्यू होगा, तो फिर आपको सिटीज़न मिल जाएगी। पर स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड लेना बहुत मुश्किल है। मैं अब समझाता हूँ क्यों। अगर आप यहाँ पे नौकरी करने आ रहे हैं, तो आपको H-1B वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अब H-1B वीज़ा जो यूएस अलॉट करता है, वो अलॉट हर कंट्री को अपना एक कोटा देता है कि हाँ, मैं जैसे इंडिया से वो 20,000 लोग उठाएँगे, चाइना से 30,000 उठाएँगे, यूरोप से हो सकता है वो मेबी 10,000 लोग उठाएँ। तो डिपेंडिंग ऑन कि उनके रिलेशन कैसे हैं उस कंट्री के साथ, या वो किस कंट्री को कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ देना चाहते हैं, या उस हिसाब से वो हर कंट्री को एक अपना कोटा असाइन करते हैं कि हाँ, हम इन लोगों से इतने लोग उठाएँगे। पर अप्लाई करने वाले लोग तो लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, तो कैसे करेंगे वो? तो इन्होंने निकाला है कि लॉटरी सिस्टम, कि हम इतनी एप्लीकेशंस को जज कर नहीं सकते। हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम हर बंदे की क्या एप्लीकेशन को जज करें। तो ये लॉटरी सिस्टम निकालते हैं कि हाँ, लॉटरी में अगर आपका नंबर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। जितना मुझे पता है इंडियंस के लिए जो ओड्स हैं लॉटरी के, वो शायद 16 में 1 ऐसा कुछ है। 16 लोग अप्लाई करते हैं, तो आप शायद एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको वो लॉटरी मिल जाएगी।
उस लॉटरी में भी सब सेक्शंस होते हैं कि जैसे इनकी जॉब मार्केट में अब मान लो कि आईटी प्रोफेशनल्स की कमी हो गई, लेट्स से। तो हो सकता है कि वो आईटी प्रोफेशनल्स वालों के लिए जो लॉटरी की जो नंबर ऑफ चांसेस है वो इंक्रीज़ कर दें। कि हाँ, बिल्कुल। ह कि हर 100 में से हर 100 आईटी एप्लीकेंट्स जो H-1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि उसको वो 10 से बढ़ा के 15 कर दें, कि हम 15 को चांस देंगे। तो ऐसा वो सब सेक्शंस इस तरह से कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ की जॉब मार्केट को क्या नीड है। तो अब H-1B वीज़ा इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हो, पर H-1B वीज़ा अप्लाई करना बहुत महँगा होता है। तो उसमें बहुत सारे पेच फँसे हुए हैं, वो ये, सबसे पहले आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको ऑफ़र दे कि हाँ, आप आओ हमारी कंपनी में काम करो, तभी आप उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंडली उस एम्प्लॉयर को वीज़ा आपका स्पॉन्सर करना पड़ता है। तो अगर वो एम्प्लॉयर आपका वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करता, तो मुझे रूल्स अच्छे से नहीं पता इस बारे में, पर शायद आपको फिर वो पैसा जो होता है स्पॉन्सर करने का, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। वो 10,000 या $15,000 के आस-पास होता है, जो बहुत बड़ी रकम है एक आम किसी भी जो जो पेशा इंसान के लिए कि हाँ, वो 10 लाख या 15 लाख रुपए सिर्फ़ वीज़ा अप्लाई करने के भरे, जिसमें चांस भी नहीं है कि हाँ, होगा कि नहीं होगा। तो आपको ऐसा एम्प्लॉयी ढूँढना पड़ता है जो आपका वो वीज़ा स्पॉन्सर करे। सबसे पहले तो अप्लाई करने से पहले ये देखो कि हाँ, ऐसे कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पास्ट में आपके स्पेसिफिकली जॉब टाइटल के लिए, जिस जॉब टाइटल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, उन्होंने वो H-1B वीज़ा स्पॉन्सर किया है। अगर उन्होंने स्पॉन्सर किया है तो उनको अप्लाई करो, अपना चांस वेस्ट मत करो अप्लाई करने का। तो तभी उन्हीं पे अप्लाई करो जिन्होंने H-1B वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे। अगर आपको जब वो ऑफर लेटर दे देंगे, आपके पास वो होगा तो आप अपना जो चैनल्स हैं इन जो यूएस कॉन्सुलेट्स या यूएस एम्बेसीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे अपना अपना अप्लाई करो और अपना H-1B वीज़ा लो। जब आपके पास H-1B वीज़ा आ जाए और आपको 3 साल बाद पहले उसको रिन्यू करना पड़ेगा। हर 3 साल बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा और जब आप यूएस में टोटल 5 साल आपके बीत जाएँ, तब आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो जब आप 5 साल यहाँ पे रह लिए और आपका जो अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है या फिर आप जॉबलेस नहीं रहे काफ़ी टाइम तक, तो आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करोगे फिर वही जो मैंने बताया कि ग्रीन कार्ड मिलने की जो वेट लिस्ट है वो बहुत अ, लंबी है और उसका प्रोसेस बहुत औखा है। पर अगर आप एक स्टूडेंट हो, जो मैं आइंस्टाइन वीज़ा एक्सप्लेन कर रहा था, ई ईबी-1 वीज़ा, ईबी-2 वीज़ा, आपने पीएचडी की है, तो ईबी-2 वीज़ा जो है वो स्पेसिफिकली पीएचडीज़ के लिए है, कि आप एकेडमिया में हो। आप इंडस्ट्री में नहीं, आप एकेडमिया में हो, आप प्रोफ़ेसर बन गए हो कहीं पे पीएचडी करने के बाद या आपने बहुत अच्छी-अच्छी पब्लिकेशंस की हैं, ठीक है? आपकी रिसर्च जानी-मानी जाती है और वो आपको बस ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी फ़ील्ड में जो आपने रिसर्च की है, उस जो आपने रिसर्च की है, उसके उसमें सिर्फ़ आप ही एक महारत हो या आप एक स्पेशल तरह के माहिर हो कि आपको उस फ़ील्ड में यूएस में आपको वो टैलेंट नहीं मिलेगा। तो वो आपको ईबी-1 वो वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे और जनरली रिसर्च होती ही ऐसी है कि रिसर्च सबसे पहली बार किसी ने खोजा है तो वो जो आविष्कार आपने किया है वो आपने ही किया है। तो जनरली इस चीज़ को प्रूव करना आसान होता है। ईबी-2 कैटेगरी बोलते हैं इसे। ईबी-1 जैसा मैंने बताया वो होता है कि आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आपको कोई फ़ील्ड मेडल मिला है, कोई अवार्ड मिला है, आपने अपनी या अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आपको इतनी सैलरी मिलती है, आपको कोई अवार्ड नहीं मिला लेकिन आप इस कंपनी में इतने अच्छी पोज़ीशन पे हो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आपकी आप में काबिलियत है, तभी आप इतनी बड़ी कंपनी हैंडल कर रहे हो और तभी आपकी इतनी मोटी सैलरी ऑलरेडी है। तो आप ईबी-1 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 जो कैटेगरीज़ हैं, ये सबसे सही कैटेगरीज़ हैं, अगर आप जल्दी से जल्दी ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं, जल्दी-जल्दी सिटीज़नशिप के ट्रैक पे जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मानिक। अगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मानिक, वो ये है कि कोई ऐसे कॉलेजेस जो आपको पता हो, जो आप रिकमेंड करना चाहो लोगों को, जिनकी ट्यूशन फीस, सपोज को किसी की स्कॉलरशिप नहीं मिली किसी को, और वो इतनी ज्यादा, आपने से बताया आपने कि इतनी महंगी फीस है ना ट्यूशन फीस वगैरह, तो कोई ऐसे कॉलेज या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि थोड़ी सस्ती फीस हो, है ना, जो अफोर्डेबल हो सबके लिए, तो कोई ऐसे है कॉलेजेस जो आपके माइंड में है अभी? देखो, अगर सिर्फ़ पढ़ाई करना आपका मुद्दा है, तो मैं कहूँगा कि इंडिया में ही बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। अगर आपको मास्टर्स करनी है, तो बेस्ट ये है कि आप इंडिया में ही करें। इतनी फीसें भरनी क्यों है? पीएचडी के लिए आ जाइए। अगर आप पढ़ाई ही करनी है अगर आपको
और अगर आपको बाहर जाना है कि हाँ, बाहर से आपको पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कंट्री आप जर्मनी जाइए। जर्मनी में आपको स्पेसिफिकली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं देना, सरकार वो पैसा उठाएगी। आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग का अपना मैनेज करना है। और जर्मनी में दाद स्कॉलरशिप और भी इस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में स्कॉलरशिप्स के लिए जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छा है इंडियन सिटीज़न्स के लिए कंपेयर टू यूएस। फिर अगर आपको यूएस आना ही है, आपने मन बना लिया है, आपका मन है कि हाँ, यूएस आना है और यूएस में आपको मास्टर्स करनी है और आपको या बैचलर्स करनी है और उसके लिए आपको आप चाहते हो कि आप किस तरह से अपना कोर्स मैनेजमेंट कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मत देखना, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को देखिए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी ये देखिए कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही खर्चा नहीं उठाना आपको, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उठाना है। तो कोशिश करिए कि आप सबअर्ब्स लोकेशन में ट्राई कर रहे हो या फिर कॉलेज टाउन्स में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। जितनी मेरी जानकारी है कि स्पेसिफिकली यूएस के जो साउथ साइड है, टेक्सास हो गया या फिर पेंसिल्वेनिया हो गया, इन स्टेट्स के आसपास में जो कॉलेजेस हैं, वो रीज़नेबली प्राइस्ड है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आपको फीस देनी पड़ रही है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट बहुत वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे जो 1 सेमेस्टर की जो फीस है, एक बच्चे की, वो तकरीबन 30 लाख के आसपास की है। उसको पर सेमेस्टर 30 लाख रुपए देने पड़ते हैं और 1 साल में उसका हो गया तकरीबन 60 लाख का खर्चा। ऑफ़ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें इतना पैसा अपनी जेब से भरना पड़े। तो कोशिश करिए कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज टाउन्स में जहाँ पे रहने-सहने का खर्चा भी रीज़नेबल हो, वहाँ पे अप्लाई करिए। तो वहाँ पे जितना खर्चा मेरी जानकारी है, शायद 30 लाख के आसपास का आपका खर्चा आ जाएगा पर ईयर, सीधा आधा हो जाएगा। वहीं पे जितनी ज़्यादा वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होएगी, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन होएगी, हो सकता है आपको दिखे कि हाँ, उसकी फीस उतनी ही ज़्यादा है, पर वहीं पे वो यूनिवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा उनके पास स्कॉलरशिप्स होती है। क्योंकि जितनी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ वहाँ से निकलने वाले बच्चे उतने ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, फिर वापस वो यूनिवर्सिटी को उतनी उतनी ही अच्छी डोनेशंस देते हैं। तो अगर आप हार्वर्ड में हैं, एमआईटी में हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप इंटरनल स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी, जिसमें आपकी फीस माफ़ हो जाएगी। लेट्स से हो सकता है वो पहले साल की फीस माफ़ ना करें, क्योंकि उनको है कि बच्चा आए तो सही हमारे पास, आए तो सही, पढ़े तो सही, हम देखें तो सही कि वो परसेंटेज मेंटेन कर पाता है, नहीं कर पाता, पढ़ाई अच्छी कर पाता है, पर सेकंड ईयर की आपके मास्टर्स की फीस माफ़ कर दें। तो यहाँ पे भी मेरे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी सेकंड ईयर की पूरी फीस माफ़ हो रखी है, क्योंकि उस दूसरे साल अपने मास्टर में कोई पैसा नहीं भरना और वो फिर इंटर्नशिप करके या फिर यूनिवर्सिटी में काम करके वो पैसा कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे, अपनी पहली साल की फीस तो रिकवर कर ही लेंगे और साथ के साथ कुछ बचा भी लेंगे। तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो आपके पास उतने ही अच्छे चांसेस हैं स्कॉलरशिप मिलने के। और अगर आपको लगता है कि मेबी स्कॉलरशिप के चांसेस नहीं आएँगे, तो बेस्ट तो ये होता है कि हर जगह अप्लाई करो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया कि हाँ, जहाँ पे आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं और फिर ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया कि जो आपको नहीं लेंगे, तो उनका नुकसान हो जाएगा। कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि वो नहीं लेंगे, तो आप उन्हीं का नुकसान हो जाएगा। तो तीनों तरह के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भई लक है कि हो गया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। दूसरी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ रखिए जहाँ पे आपने अप्लाई किया कि हाँ, डिसेंट चांस है, हो जाना चाहिए। मेरे जैसे प्रोफाइल के पहले भी बच्चों का वहाँ पे एडमिशन हुआ है। आपके जैसे सीवी जो है लिंक्डइन पे चेक करिए, एडमिशन हुआ है, वहाँ हो जाएगा। फाइनली ऐसी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करिए, अगर उन्होंने नहीं लिया आपको, तो उनका नुकसान हो जाएगा। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। जब उनको पता चला कि मेरा जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मुझे वहाँ से ऑफर लेटर है, तो उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड बढ़ा दिया कि हाँ, कि हम तुम्हें एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, जिससे तुम्हारा स्टाइपेंड कुछ 30-40% मेरा स्टाइपेंड उन्होंने बढ़ा दिया था। तो ऐसे ही आप अपना पीएचडी स्टाइपेंड नेगोशिएट भी कर सकते हैं, कि आप उन्हें कहिए कि नहीं, मेरे पास इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छा ऑफर लेटर है, तो मैं अपना स्टाइपेंड नेगोशिएट करना चाहता हूँ। या फिर अगर आप मास्टर्स के लिए भी जा रहे हैं और आपकी फीस इतनी है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को वो यूनिवर्सिटी मेरे को मास्टर्स दे रही है, तो मैं वहाँ पे जाना प्रेफ़र करूँगा कि मेरी वहाँ पे फीस कम है या उनकी रेपुटेशन अच्छी है या उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कम पड़ेगी। तो आप ना ये जो फीस है, इसको भी नेगोशिएट कर सकते हैं, जो अभी आपका एकेडमिक एडवाइज़र असाइन होगा। कि वो भी चाहते हैं कि उनके पास अच्छे बच्चे आएँ और जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, उस तरह के बच्चे आएँ।
बाकी जैसा मैंने पहले भी बताया, इन द एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, ये मत सोचिए कि हाँ, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, बेकार यूनिवर्सिटी मिल गई। अगर आपका इवेंचुअली मुद्दा जो है कि हाँ, डिग्री लेके मेरे को नौकरी करनी है, मुझे यहाँ पे नौकरियों के लिए अप्लाई करना है अपनी डिग्री के बाद, तो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे डिग्रीज़ में इतना फ़र्क नहीं देखते कि हाँ, अगर आप टॉप लेवल यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, स्टेट कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, वो आपकी काबिलियत को देखते हैं कि हाँ, आपने कितनी काबिलियत है। उनके दिमाग में इतना बायस नहीं होता कि हाँ, आप एमआईटी से नहीं है, हार्वर्ड से नहीं है, तो हाँ, आप में वो काबिलियत नहीं होगी। तो वो उनके यहाँ पे बायस नहीं है, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि हाँ, अगर आप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी से नहीं जा रहे, आप लाखों, करोड़ों की फीसें नहीं भर रहे, तो आपको वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बाद में उन बच्चों से थोड़ी अलग मिलेगी। ऐसा नहीं है। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार जवाब दिया आपने इसका, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है मान आपसे ये है कि अ, एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए जो कि सर्च कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल, और जॉब कह रहा हूँ मैं, उनको कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो कोई ऐसा मैसेज या कोई सुझाव, कोई ऐसा, हालांकि सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो उनके लिए कोई कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज, या किस तरीके से वो और एफर्ट कर पाए कोई अलग से, जो पहले नहीं कर पा रहे वो, तो थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए। हुँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी रुचि पढ़ाई में है, पीएचडी में है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, तो सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछिए कि आपको ये करना क्यों है? आपको ये पीएचडी करनी है तो क्यों करना है? क्योंकि पीएचडी 5 से 7-8 साल की होती है, आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा और ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। वहीं पे अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो उसका आपको खर्चा देना पड़े काफ़ी सारा। आप पूरा एक देश बदल रहे हो। इतनी दूर अपने परिवार से जाओगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को छोड़ के, सब कुछ आपको यहाँ पे खुद करना पड़ता है। तो अपने आप से पहले सबसे पहले ये सवाल पूछो कि आपको ये करना क्यों है? ऐसा क्या है जो आप ऑलरेडी जिस सिचुएशन में हो, इंडिया में हो या किसी भी अपने यहाँ के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जो आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी? सबसे पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या ज़रूरी है, मैं अपना देश छोड़ के जाऊँ? ऐसा क्या है यूएस में आके या किसी और देश में जाके कि आपको वहाँ पे जाके वो चीज़ मिलेगी जो आपको यहाँ नहीं मिल पा रही? जब आपको उस चीज़ का एक रीज़न मिल जाए, आपको एक सॉलिड रीज़न मिल जाए कि हाँ, मुझे ये काम क्यों करना है या मुझे देश छोड़ के क्यों जाना है या मुझे बाहर नौकरी क्यों ढूँढनी है या मुझे बाहर पढ़ाई क्यों करनी है, आपको जब उसका रीज़न मिल जाए, तो फिर आप ये देखिए कि आपको वो स करने के लिए चाहिए क्या? ऐसा क्या होना चाहिए आपके अंदर कि वो आपको हायर करें? ऐसा क्या होना चाहिए आपके अंदर कि वो आपको एडमिशन दें? वो स्किल्स आपको इंडिया में ही गेन करने हैं। वो स्किल्स आप ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि हाँ, मैं यूएस में आऊँगा तो गेन करूँगा, नहीं। आपको अपना सीवी, अपना प्रोफाइल थोड़ा स्टैंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि जब आप यूएस के लिए या डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जॉब्स के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए, एडमिशन्स के लिए, तो आप सिर्फ़ अपने देश के बेस्ट ह्यूमन्स रिसोर्स से कॉम्पीट नहीं कर रहे। आप पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। आप सिर्फ़ इंडिया से बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ़ इंडिया से लोग नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर रहे यूएस। चाइना से भी कर रहे हैं, यूरोप से भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ़ अपने देश के अंदर स्टैंड आउट नहीं होना, आपको पूरी दुनिया में स्टैंड आउट होना है ताकि वो आपको एक मौका दें। तो उस स्टैंड आउट होने के लिए आपको अपने काम के लिए पैशन होना चाहिए। अपना पैशन ढूँढो, जब आपके पास उस काम के लिए पैशन होगा, तो काम काम नहीं लगेगा, काम में मज़ा आएगा। काम एक वीडियो गेम खेलने की तरह होगा या स्पोर्ट्स करने की तरह होगा या एक चाय की चुस्की लेने की तरह होगा। तो जब काम काम नहीं लगेगा, एक काम के लिए अपना एक पैशन होगा, तो डेफ़िनिटली आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो। मेरी यही एडवाइस है कि अपना पैशन ढूँढो, अपने पैशन के लिए काम करो और आप अगर आपका पैशन आपको लगता है कि उसमें जो आपका पैशन है, उसमें आपको सक्सेस यूएस में आके, यूके में जाके या और किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके मिलेगी, तो अपने काम को करते रहिए जी-जान लगा के, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया मानिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, हालांकि लंबी है बट काफी इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन कूट कूट कर भरी है। तो अगर ये पूरी वीडियो हमने देखी है और अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। और हाँ, लाइक करो ना करो बट शेयर जरूर कर देना, क्या पता कोई किसी को ये जरूरत हो इस वीडियो की। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, और मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा मैं।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे कृष्ण।